हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 से चैप्टर नंबर 2 दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कहाँ पाए जाते हैं, क्या वो हमारे लिए यूजफुल हैं या हार्मफुल हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जिनको हम हमारी नेक्ड आईज से नहीं देख सकते। तो वो ऑर्गेनिज्म जो हमारी नेक्ड आई से नहीं देखे जा सकते उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। नेक्ड आई से नहीं देख सकते तो कैसे देखेंगे उनको, हम उनको देख सकते हैं माइक्रोस्कोप की सहायता से। किसकी सहायता से? माइक्रोस्कोप की सहायता से। तो माइक्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जिससे बहुत ही ज्यादा छोटी चीजों को बड़ा करके देखा जा सकता है। माइक्रोस्कोप के अंदर बहुत सारे लेंस लगे होते हैं जिससे छोटी चीजें बड़ी दिखाई देती हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनको माइक्रोस्कोप्स की सहायता से देखा जाता है उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो यूजुअली यूनिसेलुलर होते हैं नेचर के अंदर। यूनि का मतलब होता है वन और सेलुलर का मतलब होता है सेल। वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलकर बने हैं उन्हें कहा जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म आमतौर पर नेचर में यूनिसेलुलर होते हैं। अगर आप पॉन्ड वाटर लें और उसकी एक ड्रॉप को माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो आपको उस पानी के अंदर बहुत सारी छोटी राउंड बॉडीज देखने को मिलेंगी। जो ये टाइनी स्ट्रक्चर्स हैं इन्हीं को माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे चारों तरफ प्रेजेंट हैं और साइज में बहुत ज्यादा छोटे हैं, इसीलिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख ही नहीं पाते कि वो हमारे चारों तरफ कहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्ड आईज से, अनएडेड आईज से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख पाना असंभव है, इसीलिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज योर प्रोटोजोआ, देन बैक्टीरिया, देन फंजाई, देन एल्गी। तो अब हम इन चारों को डिटेल्स में स्टडी करेंगे। सबसे पहले बैक्टीरिया को देखते हैं। बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर मींस एक सेल से मिलकर बना है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जिसके जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, उनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। तो बैक्टीरिया आपका एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कुछ बैक्टीरिया हैं वो यूजफुल होते हैं ह्यूमंस के लिए, जबकि कुछ हार्मफुल होते हैं। तो 4 मेजर टाइप्स होती हैं उसके, एक बेसिलस, एक विब्रियो, एक कोकी एंड एक स्पाइरिलिया। प्रोबायोटिक्स क्या होता है? प्रोबायोटिक्स वो जिंदा बैक्टीरिया हैं और यीस्ट हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, स्पेशली फॉर आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जो बैक्टीरिया अच्छे होते हैं उनको प्रोबायोटिक्स कहा जाता है। यहां पर आपको दिखाई दे रही हैं 2 फोटोग्राफ्स। जो फर्स्ट फोटोग्राफ है ये है आपके स्पाइरल बैक्टीरिया का एग्जाम्पल और जो सेकंड फोटोग्राफ है ये आपके रॉड शेप बैक्टीरिया का एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखते हैं फंजाई। फंजाई आर सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की टाइप है। सेप्रोफिटिक में जो ऑर्गेनिज्म है वो डेड और डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है, जबकि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर एक होस्ट होता है और एक पैरासाइट होता है। तो जो पैरासाइट होता है वो होस्ट की बॉडी से अपना न्यूट्रिएंट्स ड्राइव करता है। दे आर मोस्टली मल्टी सेलुलर। फंजाई जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं एंड नॉट माइक्रोस्कोपिक। आप इनको अपनी नेक्ड आईज से देख सकते हैं। जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था तब आपको कहा था यूजुअली ये आपके क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन फंजाई एक मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आप नेक्ड आईज से भी देख सकते हैं। हाउएवर यीस्ट फंजाई का ही एक पार्ट है, वो एक यूनिसेलुलर और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। फर्मेंटेशन, जो आपका यीस्ट है ये एक प्रोसेस शो करता है जिसको क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। Fermentation is a metabolic process that converts sugar to acid, gases and alcohol. आपको जो याद रखना है आप क्या याद रखेंगे, सिंपली शुगर टू एल्कोहल। तो फर्मेंटेशन वो प्रोसेस है जिसमें यीस्ट शुगर को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। फर्मेंटेशन का इस्तेमाल कर्ड प्रिपरेशन और एल्कोहल प्रिपरेशन में किया
जाता है। और लुईस पास्चर वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था इन 1857। ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं फंगस के। ये फर्स्ट वाला है आपका पेनिसिलियम का एग्जाम्पल, जो सेकंड है वो है एस्पेरिगिलस, जो थर्ड है आपका ब्रेड मोल्ड। ब्रेड के ऊपर आपने फंगस लगी हुई देखी होगी आमतौर पर रेनी सीजन में, जब एनवायरनमेंट काफी ज्यादा मॉइस्ट होता है तब आपको ब्रेड के ऊपर ऐसे फंगस देखने को मिल जाएगी। जो थर्ड है आपका माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, दैट इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक एनिमल है विच इंक्लूड फ्लैजिलेट्स, सीलेट्स, स्पोरोजोन्स एंड मेनी अदर फॉर्म्स। कुछ एग्जाम्पल हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम एसेट्रा आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोजोआ। तो ये भी आपकी यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। यहां पर आपको दो एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं। जो फर्स्ट फोटोग्राफ है दिस इज ऑफ अमीबा। इसकी बॉडी शेप फिक्स नहीं है, ये मूवमेंट के लिए, फूड लेने के लिए, फूड से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के बाद जो वेस्ट बचता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है, उसको बॉडी से रिमूव करने के लिए अपनी बॉडी शेप को क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। आपने जब न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ा होगा तब आपने इसके सूडोपोड्स के बारे में पढ़ा होगा। सेकंड जो फोटोग्राफ है दिस इज ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसकी जो शेप है वो क्या है, फिक्स है। तो दोनों किसका एग्जाम्पल है, प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज योर एल्गी। एल्गी आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। फोटोसिंथेटिक मीन्स दे शो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दिस मीन्स दे कंटेन क्लोरोफिल, और जिससे ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। एल्गी कैन ईदर बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। एल्गी लैक ए वेल डिफाइंड बॉडी। कोई वेल डिफाइंड बॉडी नहीं होती। सो स्ट्रक्चर्स लाइक रूट, स्टेम और लीव्स आर एब्सेंट। तो इसके अंदर कोई आपको रूट, स्टेम या लीव्स जैसे स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेंगे। एल्गी आर फाउंड वेयर देयर इज एडुकेट मॉइस्चर। जहां पे अच्छी खासी नमी होगी, मॉइस्चर होगा, वहां पर एल्गी आपको देखने को मिलेंगे। जो एल्गी है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो स्पोर फॉर्मेशन के जरिए होती है। एल्गी फ्री लिविंग भी होते हैं और कई बार आप ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी देख सकते हैं। किसके साथ, फंगस के साथ, और उसको कहा जाता है लाइचन। जब एल्गी और फंगस का जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है उसको लाइचन कहा जाता है। यहां पे दो एग्जाम्पल हैं आपके। ये वाला जो फर्स्ट है दिस इज योर क्लेमाइडोमोनास एंड जो सेकंड है ये क्या है आपका स्पायरोगैरा। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, आपके एल्गी के एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज योर वायरसेस। वायरसेस कुछ डिफरेंट ही प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इनको आज तक लिविंग या नॉन लिविंग दोनों में से किसी एक कैटेगरी में रख पाना मुश्किल है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब वायरस बॉडी के बाहर होते हैं तो ये जिंदा नहीं होते। जब ये बॉडी के अंदर जाते हैं तब ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसीलिए इनको लिविंग या नॉन लिविंग की कैटेगरी में रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वायरसेस आर ऑर्गेनिज्म दैट पोजेसेस न्यूक्लिक एसिड बट लैक द रेप्लिकेटिंग मशीनरी। ये रेप्लिकेट, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते अपने आप अगर बॉडी से बाहर है तो। दस ए वायरस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ए लिविंग सेल। जब तक वो लिविंग सेल के अंदर नहीं जाएगा तब तक वो जिंदा नहीं रहेगा। Viruses are also considered to be on the borderline between living and non-living entities. तो जो वायरस हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग की बॉर्डर लाइन पे फॉल करते हैं। फ्यू एग्जाम्पल क्या हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV, रेबीज वायरस, पोलियो वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, ये आपके वायरसेस के कुछ एग्जाम्पल हैं। ये आपके कुछ स्ट्रक्चर है, सबने बहुत कॉमनली ये स्ट्रक्चर अब देखा होगा, कोरोना वायरस का है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, क्राउन दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसको कोरोना वायरस बोलते हैं। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में रह सकते हैं। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड्स।
दे आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। हमारी बॉडी के अंदर भी रहते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी रहते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करते हैं दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रीली भी रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन लिव अलोन। अमीबा जो अभी हमने देखा था जिसकी शेप फिक्स नहीं होती है, ठीक है जी, प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल था, वो अकेला रह सकता है, जबकि जो फंगस हैं, बैक्टीरिया हैं, ये कॉलोनीज मतलब ग्रुप में एक साथ रहते हैं। ये जगह है, क्या कहा, कहां रह सकते हैं? बहुत ही ज्यादा ठंडी जगह पे, आइस कोल्ड क्लाइमेट में, डेजर्ट में, हॉट स्प्रिंग होता है जहां पे जमीन में से गर्म पानी निकलता है, उबलता हुआ खौलता हुआ पानी निकलता है, मार्शी लैंड दलदली इलाका। तो जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हर प्रकार के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कुछ हमारे लिए क्या है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। तो कई जगह पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। उनमें से कुछ क्या है, कर्ड की प्रिपरेशन, दही जमाते हैं जब हम, तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल होता है। ब्रेड मेकिंग में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल होता है। साथ में केक बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। एक बैक्टीरिया है जिसको कहा जाता है लैक्टोबैसिलस। ये कर्ड की फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। ये मिल्क के अंदर मल्टीप्लाई करता है, रिप्रोड्यूस करता है और फिर उसको किस में बदल देता है, दही में बदल देता है, कर्ड में बदल देता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम। तो बैक्टीरियाज का इस्तेमाल चीज बनाने में भी किया जाता है, पिकल्स बनाने में भी किया जाता है और बहुत सारे फूड आइटम्स बनाने में बैक्टीरियाज का इस्तेमाल किया जाता है। बैक्टीरिया हैं जी, ये कर्ड की मेकिंग में मदद करते हैं, ब्रेड की मेकिंग में मदद करते हैं। कमर्शियल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कहां पर यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। हमने पढ़ा था यीस्ट फर्मेंटेशन करता है, फर्मेंटेशन से शुगर को किस में कन्वर्ट करता है, शुगर को एल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल में, वाइन बनाने में, एसिटिक एसिड मींस विनेगर जो सिरका होता है जो पिकल में डाला जाता है, उसको बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है। यीस्ट का इस्तेमाल होता है एल्कोहल एंड वाइन की प्रोडक्शन में। जो यीस्ट नेचुरल शुगर पे ग्रो करती है, जैसे कि कौन सी शुगर, जो बार्ले, व्हीट, राइस और क्रस्ड फ्रूट जूस के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है, जब यीस्ट उनके ऊपर ग्रो करती है तो वो उनको एल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है। विनेगर है आपका, जो किसकी सहायता से बनता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से बनता है। ये आपकी वाइन दिखाई गई है यहाँ पे, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बनाई जाती है। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो आप लोगों ने एक बैक्टीरिया का नाम सुना होगा जिसको राइजोबियम कहते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया हैं और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो कैपेबल हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉयल के अंदर यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के, जिनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहा जाता है। उसका एग्जाम्पल क्या है, राइजोबियम। ये सॉयल फर्टिलिटी को, सॉयल की जो फर्टिलिटी है उसको बढ़ाने में मदद करते हैं, ज्यादा उपजाऊ बना देते हैं सॉयल को। तो ये जो आपके राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है। ये एक लेग्यूमिनस प्लांट की रूट है। ये इस रूट के ऊपर जो छोटी छोटी गांठें हैं, नोड्यूल्स हैं, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। अब आपको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो प्लांट और एनिमल वेस्ट है उसको डीकम्पोज करने का काम करते हैं और उसको किस में बदल देते हैं, मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से प्लांट और एनिमल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे वो वापस किस में रिलीज हो जाते हैं, सॉयल में रिलीज हो जाते हैं, जिसे बाद में प्लांट दोबारा यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये आपका फंगस होगा, आपने देखा होगा, डेड और डिकेइंग चीजों के ऊपर ग्रो करता है। ये कुछ दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डीकम्पोज कर रहे हैं किसी ऑर्गेनिक वेस्ट को। नेक्स्ट इज योर वैक्सीन। वैक्सीन बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। एक वैक्सीन क्या है,
वैक्सीन इज ए बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट प्रोवाइड्स एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू अ डिजीज। किसी बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करती है कौन? वैक्सीन। एक्वायर्ड मतलब हमने जब वैक्सीन लगाई उसके बाद हमारी जो इम्यूनिटी थी, हमारी जो किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता है, वो क्या हुई? एक्टिवेट हो गई वैक्सीन लगने के बाद। तो वैक्सीन क्या हो गया? एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जो हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। वैक्सीन्स आर यूजुअली मेड फॉर वायरल डिजीजेस। वैक्सीन किसके लिए बनाई गई हैं? वायरल डिजीजेस के लिए बनाई गई हैं जो वायरस से फैलती है। अभी आप लोगों ने बहुत सारी वैक्सीन का नाम सुना होगा, कोविशील्ड का सुना होगा, कोवैक्सीन का सुना होगा। तो ये सब क्या हैं जी? आपकी वैक्सीन्स हैं जो वायरस से लड़ने के लिए आपको एक शक्ति प्रदान करती है। A few examples are Salk vaccine for polio, influenza vaccine, rabies vaccine, etc. तो अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग वैक्सीन बनाई जाती है। तो एडवर्ड जेनर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने वैक्सीन को डिस्कवर किया था और सबसे पहले स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन आई थी 1798 में, जो कि इन्होंने बनाई थी, एडवर्ड जेनर ने बनाई थी। वैक्सीन है जी, इंजेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है। एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स क्या है? एंटीबायोटिक्स इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो मदद करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने में या उनकी ग्रोथ को रोकने में। अगर आप उनकी ग्रोथ को रोक लेंगे तो भी वो क्या हो जाएंगे? थोड़े टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे। एंटीबायोटिक्स यूजुअली टारगेट बैक्टीरिया। जैसे वैक्सीन हमने बताया कि आमतौर पर वो किसके लिए बनाई जाती हैं? वायरस से फैलने वाली बीमारियों के लिए बनाई जाती हैं। तो जो आपकी एंटीबायोटिक्स हैं ये किसको टारगेट करती हैं? ये बैक्टीरिया को टारगेट करती हैं। तो ज़्यादातर जो बैक्टीरियल डिजीज हैं उनके अंदर आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं। आपको कोई भी बैक्टीरियल डिजीज हो जाए, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको एक एंटीबायोटिक दे देगा, क्योंकि एंटीबायोटिक क्या करती है? आपके बैक्टीरिया के ऐसे लाइफ प्रोसेस को अफेक्ट करती है जिससे कि वो क्या हो जाए? खत्म हो जाए। कुछ ऐसी शेप में आप लोगों ने देखी होंगी दवाइयाँ आती हैं, मेडिसिन आती हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं उनको। पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो डिजीज कॉज करता है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट पैथोजेंस आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इस चैप्टर में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके क्या हैं? पैथोजेंस हैं। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस कैन बी पैथोजेनिक, मींस वो डिजीज कॉज कर सकते हैं। कैरियर। कैरियर एक ऐसा पर्सन या एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो इन्फेक्टेड है किसी डिजीज के साथ, लेकिन उसके अंदर जरूरी नहीं कि वो सिम्टम आपको दिखाई दे। जरूरी नहीं उस कैरियर के अंदर आपको वो सिम्टम दिखाई दें जो उस बीमारी के सिम्टम होते हैं, पर उनसे ये जो डिजीज है वो दूसरे हेल्दी पर्सन या ऑर्गेनिज्म में फैलने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। दे कैन स्प्रेड द इन्फेक्शन सिंस दे ऑलरेडी हैव द पैथोजन इन देयर बॉडी। तो उनके अंदर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पहले से प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? कैरियर कहा जाता है। वो उस डिजीज को किसी हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके काटने पे, जैसे कि इंसेक्ट है, टिक है, जो डिजीज है वो ट्रांसमिट होती है, या जो पैरासाइट है वो एक एनिमल से या प्लांट से दूसरे में ट्रांसफर होता है। कॉमन एग्जांपल है मॉस्किटो। मॉस्किटो क्या है? एक वेक्टर है। यहां पर लिखा है फीमेल एडिस मॉस्किटो होता है। फीमेल एडिस मॉस्किटो वो डेंगू फीवर फैलाता है, जबकि फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो क्या करता है? मलेरियल पैरासाइट को फैलाता है। तो मलेरिया जो डिजीज फैलती है वो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो की वजह से फैलती है, जबकि जो डेंगू डिजीज है वो फीमेल एडिस मॉस्किटो की वजह से फैलती है, इनके काटने पे। तो ये आपका क्या है? एक मॉस्किटो है। ये क्या करता है? आपके ब्लड को सक करता है, जिससे कि जो आपके पैरासाइट हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं। एयरबॉर्न डिजीजेस, वो डिजीज जो एयर से फैलती हैं उनको एयरबॉर्न डिजीजेस बोला जाता है। इन्फ्लुएंजा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एयरबॉर्न डिजीज का। ठीक है जी। नेक्स्ट इज योर वाटरबॉर्न डिजीज। वाटरबॉर्न डिजीज वो डिजीज जो वाटर की वजह से फैलती हैं, थ्रू वाटर फैलती हैं, उनको वाटरबॉर्न डिजीजेस कहा जाता है। जो कंटामिनेटेड वाटर, जो पॉल्यूटेड वाटर है जिसके अंदर, कंटामिनेटेड वाटर जिसके अंदर पैथोजन प्रेजेंट है। जो कंटामिनेटेड वाटर होता है, गंदा पानी होता है, वो होस्ट होता है बहुत सारे पैथोजन्स के लिए। बहुत सारे पैथोजन उसके अंदर पाए जाते हैं। तो टाइफाइड एक अच्छा एग्जाम्पल है वाटरबॉर्न डिजीज का।
टाइफाइड किससे फैलता है? वाटर से फैलता है। यहाँ पे एक टेबल है जिसके अंदर आपको ह्यूमन डिजीजेस बताई गई हैं। ये ह्यूमन डिजीजेस हैं ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो। यहाँ पर कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू फैलता है? जैसे ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर के थ्रू जाता है ये। और इनके प्रिवेंटिव मेजर क्या है? इनसे कैसे बचा जा सकता है? यहाँ पर आपको इस टेबल में सभी डिजीजेस के बारे में दिया गया है। मीजल्स वायरस से, चिकन पॉक्स वायरस से, पोलियो वायरस से फैलता है। सभी एयर से ट्रांसमिट हो सकते हैं, जबकि चिकन पॉक्स कॉन्टेक्ट से। कहते हैं ना हमारे यहाँ पे कि माता आ गई है, तो वो हाथ लगाने से फैलती है। इसलिए आपकी मदर, अगर आपके भाई बहन को चिकन पॉक्स होता है तो आपकी मदर आपको उनके पास नहीं जाने देती। पोलियो वाटर और एयर से फैलता है। कॉलेरा जो है वो बैक्टीरिया से फैलता है, वाटर और फूड के थ्रू फैलता है। टाइफाइड बैक्टीरिया से फैलता है और वाटर के थ्रू फैलता है। तो ये वाटर बॉर्न डिजीज होगी, वो एयर बॉर्न डिजीज होगी। हेपेटाइटिस बी वायरस के थ्रू फैलता है, वाटर के जरिए फैलता है। मलेरिया प्रोटोजोआ के थ्रू फैलता है और उसको कौन ट्रांसमिट करता है? मॉस्किटो ट्रांसमिट करते हैं। तो इन सब के यहाँ पे आपको प्रिवेंटिव मेजर्स दिए गए हैं कि कैसे आप इन डिजीजेस से बच सकते हैं। तो एनिमल्स के साथ साथ प्लांट में भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिजीज फैलाते हैं। सर्टेन पैथोजन कैन कॉज डिजीज इन प्लांट जस्ट लाइक ह्यूमंस। प्लांट्स कैन बी अटैक्ड बाय बैक्टीरिया एंड फंगस। इंसानों की तरह ही प्लांट्स के अंदर भी बैक्टीरिया और फंगस डिजीज फैलाने का काम करते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स लाइक राइस, पोटैटो, व्हीट, शुगरकेन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट प्लांट्स के अंदर डिजीज फैलाने का काम करते हैं। आपको ये टेबल याद करना है, आपके एनसीईआरटी में से ही लिया गया है। सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया से फैलता है और एयरबॉर्न डिजीज है जी। सिट्रस खट्टी चीजों में, देखो यहाँ पे नींबू जैसा स्ट्रक्चर दिखाया गया। रस्ट ऑफ व्हीट, व्हीट के अंदर फैलेगा फंगस के थ्रू, एयर और सीड्स के थ्रू, ऐसा हो जाता है जी स्ट्रक्चर उसका। येलो वेन मोज़ेक इन भिंडी, भिंडी के अंदर वायरस के थ्रू फैलता है और वायरस को कौन ट्रांसमिट करता है? इंसेक्ट। और इससे जो इसकी लीफ के अंदर वेन्स हैं वो येलो कलर की हो जाती है। फूड पॉइजनिंग क्या होता है? अगर हम कोई कंटामिनेटेड फूड खाते हैं, कैसा फूड खाते हैं? कोई कंटामिनेटेड फूड खाते हैं जिसके अंदर पैथोजेंस या टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट है। टॉक्सिन मींस टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, अगर वो प्रेजेंट है तो ऐसे फूड को हम कंटामिनेटेड फूड कहते हैं और वो फूड पॉइजनिंग करता है। द मोस्ट कॉमन सिम्टम इज अ पेन इन द स्टमक। आमतौर पर फूड पॉइजनिंग होने से आपके पेट में दर्द होता है। तो आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं ना कि फूड जो बाहर रेहड़ियों पे मिलता है, ओपन में रखा होता है, उस फूड को कंज्यूम नहीं करना चाहिए। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसके ऊपर आके हाउस फ्लाई बैठती है, बहुत सारी और चीजें, डस्ट है, ये सब चीजें उसके ऊपर आती रहती हैं, जिसकी वजह से वो फूड कंटामिनेट हो जाता है और आपके अंदर फूड पॉइजनिंग कर सकता है। सीवियर केसेस के अंदर फूड पॉइजनिंग की वजह से डेथ भी हो सकती है। तो कैसे प्रिवेंट करें हमारे फूड को फूड पॉइजनिंग से? फूड प्रिजर्वेशन इज द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है जो खाने से रिलेटेड है, आपको चीजें प्रोवाइड करती है। पैक्ड फूड मिलता है आपको, तो उसके अंदर फूड प्रिजर्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कुछ केमिकल्स हैं जो इनहेबिट करते हैं द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं, एंड इंक्रीज द लाइफ ऑफ द कुक्ड फूड, और जो पहले से कुक्ड फूड है उसकी लाइफ को बढ़ा देते हैं। सर्टेन सिंपल प्रिजर्वेशन मेथड कैन बी कैरिड आउट एट आवर होम, और हमारे घरों में बहुत सालों से कुछ सिंपल ऐसे प्रिजर्वेशन टेक्निक्स का यूज होता है। एक तो है आपका केमिकल मेथड, जिसके थ्रू आप प्रिवेंट कर सकते हैं। आपने बॉटल्स देखी होंगी, उनके अंदर लिखा होता है प्रिजर्वेटिव प्रेजेंट, है ना। जैसे यहाँ पे प्रिजर्वेटिव 220 एडेड लिखा है, जो इस बॉटल के अंदर जो सब्सटेंस है उसको प्रिजर्व करके रखेगा। केमिकल प्रिजर्वेटिव्स आर यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेशन बाय मेजर फूड इंडस्ट्रीज एज दे आर हार्मलेस टू ह्यूमन। तो जो ये केमिकल प्रिजर्वेटिव है ये इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते, इसीलिए इनका बहुत बड़े लेवल पे यूज किया जाता है। आपके जैम है, सॉस है, पिकल है, जो भी चीजें आपके घर में पैक्ड रखी हैं उनके ऊपर यदि आप देखेंगे तो आपको ऐसे प्रिजर्वेटिव का सिंबल देखने को मिलेगा, लिखा हुआ वहां पे मिलेगा। सोडियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम बेंजोएट, ऐसे कुछ कॉमन केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हैं जिनका इस्तेमाल फूड प्रिजर्वेशन के लिए किया जाता है। यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट
जिसको आप सोडियम क्लोराइड NaCl घर में जो कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं, इसको प्रिजर्वेटिव के तौर पे घरों में यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कि आपकी जो दादी जी या मम्मी जी अगर पिकल डालती हैं, अचार डालती हैं, तो उसके अंदर भी नमक को डाला जाता है। वेजिटेबल्स आर पिकल्ड यूजिंग सॉल्ट एज द सॉल्ट रिमूव्स वाटर। सॉल्ट क्या करता है, वाटर को रिमूव कर देता है, जिससे जो बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं और जो फंगस सेल है वो वहां पर ग्रो नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जहां पर मॉइस्चर ज्यादा होता है वहां पर आपको फंगस उगी हुई मिल जाएगी। ब्रेड मोल्ड के केस में बताया था। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, अब आपने देखा होगा जो जैम है, जेली है, स्क्वैशेस हैं, ये मीठी होती हैं, तो सॉल्ट से तो प्रिजर्व नहीं कर सकते, तो इनको शुगर की सहायता से प्रिजर्व किया जाता है। द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द यूज ऑफ शुगर एज इट रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट। ये भी क्या करता है, शुगर मॉइस्चर कंटेंट को, नमी को हटा देता है, जिसकी वजह से चीजें लंबे समय तक प्रिजर्व रहती है। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, जो पिकल बनाते हैं उसके अंदर ऑयल भी डाला जाता है। हमारे यहाँ पे आमतौर पर सरसों का तेल डाला जाता है, साथ में विनेगर डाली जाती है। मैनी फूड प्रिजर्वेशंस लाइक पिकल्स आर प्रिजर्व्ड बाय एडिंग ईदर ऑयल और विनेगर टू देम। आप तेल भी डाल सकते हैं और विनेगर भी डाल सकते हैं। तेल और विनेगर डालने से क्या होता है, जो बैक्टीरिया है वो इस मीडियम में, ऑयल या फिर विनेगर वाले मीडियम में ग्रो नहीं करते हैं। पेस्चराइजेशन, आपने देखा होगा मिल्क पैकेट्स के अंदर आता है, उस मिल्क के ऊपर लिखा होता है पेस्चराइज्ड मिल्क। पेस्चराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मिल्क को क्या किया जाता है, सुपर हीट किया जाता है। 60 से 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 15 से 20 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है और फिर उसे अचानक से ठंडा कर देते हैं, तो जितने भी पैथोजेनिक माइक्रोब्स हैं वो मर जाते हैं। सडनली गर्म किया और अचानक से ठंडा कर दिया, इससे क्या होंगे, सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे। पेस्चराइजेशन इंश्योर करता है कि जो मिल्क है उसका टेस्ट डिस्ट्रॉय ना हो और ना ही उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो। जो कॉमन मेथड है हमारे घर में यूजुअली यूज होता है, दैट इज स्टोरेज एंड पैकेजिंग। हम ड्राई फ्रूट्स या फिर कई सारी ऐसी चीज़ों को एयर टाइट कंटेनर्स में पैक करके रखते हैं। जब एयर नहीं जाएगी, सील्ड कंटेनर्स में रखेंगे, तो एयर की एब्सेंस में जो बैक्टीरिया हैं और जो फंगस है वो ग्रो नहीं करता है। इस प्रकार से हम हमारे फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। जो लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, दैट इज नाइट्रोजन साइकिल। क्या है वो, नाइट्रोजन साइकिल है। The nitrogen cycle is a biogeochemical cycle by which nitrogen is converted into various chemical forms as it circulates among the atmosphere and terrestrial and marine ecosystem। आप सबको पता है हमारे एनवायरनमेंट में जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर 78% क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। लेकिन जो प्लांट्स या एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमने राइजोबियम के बारे में पढ़ा था कि वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, जिसके जरिए ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो ये कंप्लीट साइकिल है। उस साइकिल को देखते हैं कि क्या है वो साइकिल। यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। एटमॉस्फेयर में जो गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन है वो है। लाइटनिंग, बिजली कड़कने, या फिर जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं, अमोनिफिकेशन प्रोसेस के जरिए अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के जरिए इस अमोनिया को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर फर्दर उनको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसका इस्तेमाल, अब ये यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, फिर प्लांट उसको रूट्स के जरिए लेगा, उसको प्रोसेस करेगा और ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा जिसका एनिमल्स या ह्यूमंस इस्तेमाल कर सकें। अब प्लांट और एनिमल जब मरेंगे, डेड हो जाएंगे, तो इनकी बॉडी क्या होगी, डिकम्पोज होगी, और डिकम्पोजर्स क्या करेंगे, वापस उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे। अब कुछ जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं, ये नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में, अमोनियम को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो इन नाइट्रेट्स को क्या कर देते हैं, वापस गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो कुछ नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में वापस चली जाती है। तो एक साइकिल है जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन की जो अमाउंट है वो फिक्स रहती है और सभी ऑर्गेनिज्म उस नाइट्रोजन का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।